Hello everyone. So today we have with us Parag Parashar, who has been recently selected with MP Judicial Services. So Parag, kindly introduce yourself and tell us about your journey. Thank you so much, sir, for giving me this privilege to talk to you as well as to you, sir. My name is Parag Parashar. I have cleared MP Judicial Services this time with 20th rank. Earlier, I have done my LLB from LC2, Delhi University, then completed my LLM in 2021 from Maharishi University. Then I have been practicing along with, I gave NET and JRF, which I cleared in first attempt in 2022. And thereafter, I have been preparing for judicial services. And there I have given 4 judicial interviews in different states. And this is my 5th interview, which I cleared with the God's grace. Oh, so you have been preparing since 2021. Almost 2020. Okay. So I believe that you have prepared in phases, I believe, because sometimes you would prepare for prelims, then again you will switch back to mains exam. Yes. So kindly tell us about your journey of preparation, the way you prepared for your prelims first, then we will go back to mains exam. सर इसमें जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई थी वो 19 में जब मेरा LLB कंप्लीट हो गया था. उसके बाद बस स्टार्ट ही हुआ था, उसके बाद कोरोना आ गया. अब कोरोना आने के बाद फिर चीज़ें एकदम सस्पेंशन में चली गई. क्लियर नहीं था कि क्या होने वाला है. एवरीथिंग वाज अनएक्सपेक्टेड एंड अनसर्टेन कि क्या एग्ज़ाम्स होंगे भी, कोरोना कब तक चलेगा, ये भी क्लियर नहीं था. तो इसीलिए जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट कहीं ना कहीं आया, जो कि मेरा फुल फ्लेज प्रिपरेशन के साथ अटैम्प्ट था, वो था बिहार जुडिशल सर्विसेज का. वो दिसंबर 2020 में था, कोरोना ईयर में ही था. उस समय मैं जब गया था एग्ज़ाम देने तो पूरा अपना वो पैक होके जो कोरोना के टाइम पे हो गया था. तो आई मिस्ड दैट अटैम्प्ट बाय 6 मार्क्स. तो मेरे 6 मार्क्स से कम रह गया था. और वहाँ पे मुझे क्लैरिटी एक चीज़ की हो गई कि मेरा जीके फिर भी ठीक ठाक प्रिपेयर्ड है, क्योंकि वहाँ जीके पूछा जाता है. लेकिन लॉ में मुझे अभी भी डेप्थ नॉलेज या फिर मैं कहूँ कि बेयर एक्ट में मेरी कमांड नहीं है. तो वो क्लैरिटी एक थोड़ी सी आई. बट उसके बाद मुझे लगा कि अभी भी एक चीज़ और है जो मिसिंग है, वो है मेरा मॉक टेस्ट. मैंने मॉक टेस्ट 1 से 2 दिए होंगे, इसके अलावा नहीं दिए थे, जो भी मुझे मिल गए थे. फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज़ कुछ गाइडेंस कहीं से मिल जाए किसी तरीके से. तो वो सरप्राइजिंगली टॉप रैंकर्स की ही टेस्ट सीरीज़ थी, जिसमें ऑलमोस्ट 20 टेस्ट थे. और अभी भी मुझे याद है कुछ 1300-1400 का विद गाइडेंस था उसके अंदर. तो वो टेस्ट ऑनलाइन दे रखे थे और इतने बढ़िया टेस्ट थे वो कि सेम पैटर्न पे, बिकॉज दे फोकस स्पेशली ऑन MP उस समय. तो वहाँ पे जब मैंने वो टेस्ट दिए तो मेरा स्कोर वही 115-118 के आसपास आ रहा था. जब पहले मैं तो ऑब्वियसली 100 आया, फिर उसके बाद जितने भी मॉक टेस्ट दिए तो बढ़ते बढ़ते लास्ट मॉक टेस्ट तक 17-18 दिए, 20 में पूरे नहीं दे पाया था. तो उसमें मेरा स्कोर 120 पहुँच गया. तो प्रीलिम्स में मैंने ये देखा कि जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ उसके बाद उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कहाँ गलती की है, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, या फिर जिस स्टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि आप अटेम्प्ट सारे करते हैं लेकिन कुछ आपके तुक्के भी होंगे. और मैं उन तुक्कों को जरूर ध्यान देता था कि कौन से फ्लूक थे, और उसको मैंने अगर आज अटेम्प्ट किया है तो अगर मैं एग्जाम में भी दूंगा तो हो सकता है वो सही से ना आए. तो मैं उसको भी ध्यान रखता था कि कौन से सही हो गए, कौन से सही नहीं हुए, वो तो स्पेशली हैं ही. और जो मेरे कमी रह गई थी, कमी रहने के बाद मैं हमेशा उस बेयर एक्ट के प्रोविज़न को और डेप्थ में पढ़ लेता था, जिससे कि मुझे आगे के लिए क्लैरिटी हो जाए कि इन गलतियों को तो मैं नहीं दोहराऊंगा. तो उसकी वजह से मेरा स्कोर जो ऑलमोस्ट कट ऑफ से 10 नंबर एक्स्ट्रा आया विद द हेल्प ऑफ दोज मॉक्स एंड द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द बेयर एक्ट. तो प्री के लिए मुझे ये समझ में आया कि बेयर एक्ट कवर टू कवर होना चाहिए. कवर टू कवर एज इन कि फर्स्ट सेक्शन एज वेल एज द ऑब्जेक्ट एंड रीजंस ऑफ द एक्ट, और लास्ट जो आपका शेड्यूल भी होगा, अगर कुछ एनेक्सर भी दे रखा है, वो भी आपके टिप्स पे होना चाहिए. एक एक सेक्शन का एक एक वर्ड आपकी क्लैरिटी में होना चाहिए. देन उसके बाद मैंने बहुत सारे प्रीलिम्स दिए. वहाँ पे प्रीलिम्स रुकना स्टार्ट बंद नहीं हुआ. जितने भी मैंने प्रीलिम्स दिए उसके बाद मेरे मेंस भी निकले, जो कि मैं अलग से बताऊंगा ही. लेकिन प्रीलिम्स के लिए मैंने हमेशा एक चीज़ ध्यान रखी कि जब भी, चाहे मुझे कितना भी कॉन्फिडेंस हो कि मेरा निकल ही जाएगा, मैं तो मेंस और इंटरव्यू तक भी पहुँच गया हूँ, उसके बावजूद भी मैं एक चीज़ करता था कि एटलीस्ट 10 से 12 मॉक उस प्रीलिम से पहले मैं लाके जाऊं, जिससे कि मुझे समझ में आए कि आई एम कॉन्फिडेंट और मेरे को जो मेरी बेयर एक्ट पे कमांड है वो अभी भी अच्छी है. तो ये चीज़ ध्यान रखना है. फिर अभी क्या है कि पैटर्न चेंज हो गया थोड़ा सा लास्ट कुछ ईयर्स में. तो मैं एक काम करता था कि मैं लाइव लॉ की हेल्प लेता था. लाइव लॉ का मेरे पास सब्सक्रिप्शन था शुरुआत से. ये मैं हमेशा से उसे मैंने इन्वेस्टमेंट की तरह देखा. तो उसमें जो रीसेंट जजमेंट्स हैं उसके नाम, उसके लिए मैं एक अलग से कॉपी बनाता था, और साथ में
और उनके ऊपर जुडिशल सर्विसेज के उनके कुछ वो भी आते हैं, MCQs भी आते हैं, उन्हें भी अटेम्प्ट करता था। तो वो जब लिस्ट बनी तो उससे एकदम क्लैरिटी आ गई कि हाँ, अगर आपका रिसेंट जजमेंट भी आएंगे या रिसेंट कुछ भी कॉन्सेप्ट आएगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, बेयर एक्ट बेस्ड होगा तो वो हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट मेरे ठीक ठाक क्लियर थे ही, जो कि मैं प्रिपरेशन में कर रहा था। तो ये मेरी कहीं ना कहीं प्रीलिम्स की तैयारी रही कि मेन फोकस किस पर रहेगा, अगर मैं समराइज करूँ तो वो रहेगा मॉक टेस्ट पे, साथ में बेयर एक्ट की एक एक चीज़ पे कमांड रहेगी, और साथ में अगर अब चेंज पैटर्न हो रहा है तो उसके हिसाब से आपका जजमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए। सो आप सुन ही सकते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एक बार कंप्लीट प्रिपरेशन करके उसको मॉक टेस्ट देना। और मॉक टेस्ट देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ एक बार उसको आपने कर लिया, देख लिया कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसको छोड़ दिया। Even when I was talking to Samriddhi earlier, she also told me the same thing. That sir, if I am putting 50 minutes or 1 hour in my giving of examination, I'll give 1 hour in the explanation part as well, in the analysis of that mock test. Yes. And that is very important part. तभी आपको पता चलता है आपकी गलतियाँ और आप किस तरीके से उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। सर इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। राइट। सबसे अच्छी बात ये थी कि मॉक टेस्ट जब सीरीज़ कोई भी होती है उसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल तो ठीक है, वो तो देखा ही जाता है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा, बस आपका आंसर लिखा हुआ है, तो क्या होगा, फिर आपको ढूंढने में भी टाइम लगेगा। और ये उस टेस्ट सीरीज़ में या फिर अभी भी जो टेस्ट सीरीज़ में देखता हूँ उनमें ये स्पेशल चीज़ होती है कि एक्सप्लेनेशन पार्ट एक लेंदी डिस्कशन के साथ होता है कि क्यों हमने, और उसमें ये भी बताया हुआ था कि तीन जो ऑप्शन है वो गलत क्यों हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको इसमें एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप देखते हैं कि कौन सा बच्चा टॉप कर रहा है, कौन सा रह गया, उसको आप ब्लाइंडली फॉलो ना करें, बट कुछ बेसिक्स हैं जो सर ने अभी बताया कि समृद्धि मैम ने भी उस बेसिक्स को फॉलो किया था और मैंने भी वही किया, और जितने भी मेरे दोस्त वगैरह जो बन चुके हैं या नहीं बने हैं वो भी वही फॉलो करते थे। तो बेसिक्स तो वही रहेंगे, और लेकिन आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बट बेसिक्स चेंज नहीं हो सकते। करेक्ट। सो पराग, once you have started clearing your prelims exam, yes, then what was your strategy for mains exam? Because you have given 4 interviews earlier. Yes. And how many mains have you given? Sir, almost 10. Almost 10 mains, yes, in different states. Yes. So what was your strategy with respect to the answer writing part? And how you have catered 10 different, mains examinations? Yes. सर जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट मेंस एग्जामिनेशन मेरा MP का ही था, क्योंकि फर्स्ट प्री ही वही निकला था। तो जैसे ही निकला खुशी बहुत थी, लेकिन एक चीज़ का डर था कि मेंस मेरा तैयार है कि नहीं है। मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे कुछ नहीं की थी, क्योंकि कोरोना में तो मैं ऑब्वियसली इतना नहीं पढ़ पा रहा था, 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि वहाँ मोटिवेशन इतना रहना कि आप सही रहो, अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहो, वही बहुत था, पढ़ाई तो नहीं हो पा रही थी। तो जैसे ही MP आई थिंक 21 में मार्च में आया था, तो मेरी मेंस की ऐसे कोई तैयारी नहीं थी। तो वहाँ पे जब मैंने अब मेंस, इनफैक्ट मैंने सच में पहली बार ही देखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बिलीव ही नहीं करता था कि मेरा प्री भी निकल जाएगा, सच तो ये है सर। तो जब मैंने देखा तो उसमें वो 4 पेपर होते थे, एक लॉ के 2 पेपर हो गए, और साथ में आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज या फिर उसमें ट्रांसलेशन भी आता था, और साथ में आपका जजमेंट राइटिंग जो इंपॉर्टेंट था, और जजमेंट राइटिंग मैंने अभी तक नहीं छुई थी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे जो दोस्त हैं साथ में अंकित सोलंकी भी थे, हम दोनों ने साथ में लगा कि अगर हम एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे तो हम ना प्रोक्रास्टिनेट ही करते रहेंगे, जो कि ऐसा होता ही है प्रिपरेशन में कि अगर आप वर्क करते हो और वो हार्ड हो जाए तो वो हार्ड चीज़ ना प्रोक्रास्टिनेट ही होती है, वो कभी आप उसे नहीं अटेंड कर पाते। तो इसीलिए जब मैंने जजमेंट राइटिंग के लिए देखा, तो जजमेंट राइटिंग हमेशा हम जब फर्स्ट टाइम लिख रहे थे तो बस ऐसे कि लिटरली मैं अगर ये बोलूँ मौत आ रही थी उसको लिखते में तो बहुत दिमाग लगाना होता है, मार्शलिंग करनी होती है, सारे सब्जेक्ट आपको अच्छा अगर कमांड होनी चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका लैंड रेवेन्यू कोड से भी पूछ सकते हैं, रेंट कंट्रोल से भी पूछ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, CPC का भी एकदम इन डेप्थ आ जाएगा, एग्जीक्यूशन पे भी आ जाता है कुछ कई बार तो इसीलिए, और वहाँ पे अप्रिशिएशन पार्ट जहाँ पे आपको दिमाग ही लगाना है, तो वो बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। लेकिन सर वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था कि जब मैंने 10-12 जजमेंट लिखे होंगे, उसके बाद मेरी हालत ये हो गई कि मैंने 100 जजमेंट ऑलमोस्ट हम दोनों ने मिलकर लिख दिए। और अगर आप मुझे बोलो कि नींद से उठा के भी जजमेंट लिखने हैं तो मैं जजमेंट लिख दूंगा। तो वो मेरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, जहाँ पे कि मेरे जो आंसर्स भी थे, जो लॉ वाले आंसर्स थे, उन पे भी बहुत इंपैक्ट पड़ा कि कॉन्सेप्चुअली मैं कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी एप्रिशिएशन पार्ट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने उसकी प्रैक्टिस चालू की, आंसर राइटिंग करना स्टार्ट किया। बहुत मेहनत लगती थी कि हाथों में दर्द हो जाना, लिखते जाना, मोटिवेट करना, क्योंकि पेपर में तो आप करते हो 3-3 घंटे के लिए, क्योंकि वही है आपके लिए डिसाइडिंग, लेकिन मॉक देना उसके लिए बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो वो स्टार्ट किया,
एग्ज़ाम वो नहीं निकला मेनली, और सच बताऊं तो उसमें जजमेंट राइटिंग से ही मैं रह गया, हम दोनों ही। उसके कई और रीजंस हैं लेकिन कोई बात नहीं, हमने बहुत कुछ सीखा उसमें, एक प्रिपरेशन के लिए रेडी रहे। फिर दिल्ली और हरियाणा आया जिसमें मेरा प्री निकल ही गया था, जैसे मैंने आपको बताया, उसके लिए तो ऑलमोस्ट मैंने मास्टर्स तक कर लिया था। तो प्री निकलने के बाद वहाँ पर फिर मैंने सिंपल, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने सारी चीज़ें की हुई हैं, तो आप सिर्फ बस लिखते जाओ। पूरे सुबह से शाम तक आपको बस लिखना है, एनालाइज करना है खुद से ही। एक सर्टेन टाइम ऐसा आ जाएगा, अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, गाइडेंस है तो टेस्ट सीरीज़ भी होती हैं, टॉप रैंकर्स की टेस्ट सीरीज़ भी है, उसको लेके और बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा टाइम आएगा जो आप खुद समझ जाओगे कि ये इसमें नहीं लिखना था या ये लिखना था, तो वो चीज़ अगर आपने डिमांड ऑफ क्वेश्चन को अगर मैनेज कर लिया या केटर कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपका मेंस भी कहीं रुकेगा। और सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम या तो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं और लोगों से, लेकिन मेंस निकालने का एक ही तरीका है, वो है कि जस्ट थिंक कि जो पर्सन पढ़ने वाला है वो लेमैन है, उसको नहीं पता। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर आप खुद एग्जामिनर भी होगे तो आप यही सोचोगे कि जितना आसान वो बता दे, जितने आसान शब्दों में मुझे बता दे, वो बेस्ट है। तो वही मैंने कोशिश करी बाद में करने की। शुरुआत में मैं गलतियां करता था। ऑब्जेक्ट एंड पॉलिसी जो फॉर्मेट्स आप बताते हैं या कोई भी बताता है वो वैसा ही रहता है, सबका ही रहता है, लेकिन सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखें, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश ना करें। जितना क्वेश्चन ने पूछा है अगर वो आपने आंसर कर दिया तो यू आर गुड टू गो, आपको नंबर उतने मिल जाएंगे, क्योंकि परफेक्ट आंसर कोई नहीं लिख सकता। इवन मैं इस बार का भी रिजल्ट बताऊं, जो एमपी में मेरा सिलेक्शन हुआ है 58% पे मेरा सिलेक्शन है, रैंक 20 है, और जिसका फाइनल जो रैंक 1 आई है उसकी भी 64% है। इसका मतलब देयर इज अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 36%। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि परफेक्ट आंसर वो लिख पाएंगे। इवन रैंक 1 वाला नहीं लिख पा रहा तो आप कैसे लिख पाएंगे? तो आपको भी रैंक 1 लानी है तो ऑलमोस्ट आपको 60-70% ही अटेन करना है। तो ये था सर। सो एक चीज़ जो मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा इस बारे में, पहला तो कि आपने शुरुआत अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से ही करी थी या फिर आपकी स्ट्रैटेजी रही कि आप मेंस की प्रिपरेशन साथ साथ में कर रहे थे? ये क्वेश्चन एक तो ये है। दूसरा एक क्वेश्चन है कि जब आपने मेंस को प्रिपेयर किया आपने, तो क्या आप सोलिली फिर एग्जाम के टाइम पे उसको ज़्यादा फोकस करते थे? आप बैलेंस कैसे करते थे जीके को, अदर लॉ सब्जेक्ट्स को, जजमेंट राइटिंग को, लैंग्वेज को? तो इनमें एक बैलेंस कैसे आपने बनाया हर एक सब्जेक्ट के अंदर? जी सर, इसमें मेरा थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच इसलिए रहा क्योंकि आपने आई थिंक लास्ट टाइम ये भी, अभी थोड़ी देर पहले ये भी पूछा था कि आपने अलग अलग स्टेट्स के एग्जामिनेशन दिए हैं, 10 मेंस दिए हैं मैंने ऑलमोस्ट। तो उसमें यूपी भी था, उसमें एमपी भी है, सबके अपने अपने पैटर्न हैं। एमपी थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाता है, राजस्थान थ्योरेटिकल हो जाता है, दिल्ली हरियाणा कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं, यूपी उसका मिक्स होता है। तो उनके जो मैंने मेंस दिए तो उसमें मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि यूपी में या फिर बिहार उत्तराखंड की बात करें, अगर वो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं लोग, तो उसके लिए जीके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पेशली यूपी में लोकल लॉज एज वेल एज जीके। अगर मेरा फाइनल सिलेक्शन यूपी में नहीं हुआ था तो वो कहीं ना कहीं जीके का मेंस का पेपर था। मैंने एक अच्छे से प्रिपेयर किया था, बस इतना सा था कि जो मैं प्रिपेयर करके गया था, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया था, मॉडर्न हिस्ट्री पे अगर फोकस किया था, तो उन्होंने थोड़ा सा एंशियंट, मतलब मेरा लक नहीं कह सकते कि वहाँ पे अगर फॉल किया था, तो इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो लेकिन अगर आपने वहाँ पे जीके और लोकल लॉ बहुत अच्छे से कर लिया तो लॉ में तो आप फिर भी, क्योंकि हम लगातार वही तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो हो ही जाता है, तो वहाँ पे सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा। और जीके में आपके 150 में से ऑलमोस्ट 110, अगर 100 तक भी मार्क्स आ गए तो ऑलमोस्ट मैं तो ये कह सकता हूँ कि आपकी रैंक, अच्छी रैंक आएगी आपकी यूपी में स्पेशली। तो जब मैं बात करूं कि मेंस की बात कर रहे हैं, तो मेंस में स्पेशली अगर आपको ध्यान रखना है अलग अलग स्टेट्स की, तो सबसे पहले आपको बेस बनाना पड़ेगा। मेरे को ये तो क्लियर था कि मैं प्री करने जा रहा हूं, तो प्री के अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे तो उसमें मेरा बेस बहुत क्लियर है। 10-12 सब्जेक्ट जो कॉमन है हर स्टेट में, वो मेरे एकदम क्लियर है, उसमें मेरा फाउंडेशन बहुत अच्छा है। साथ में जो लोकल लॉज होंगे मैं उसको कैटर कर लूंगा अपने हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक एक सब्जेक्ट अलग अलग स्टेट का करने जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी खुद की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि कुछ लोग ना सेलेक्ट कर लेते हैं कि सर मैं तो यार एमपी दूंगा, मैं तो यूपी दूंगा। अब आपको नहीं पता कि यूपी 6 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, एमपी को भी ऑलमोस्ट 4 साल लगे पुराने वाले से। तो ये मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं सिर्फ एक स्टेट चूज करूं, तो इसलिए मुझे अलग अलग देने पड़े। लेकिन जब आपने पूछा कि सर आपकी प्रिपरेशन कैसे रही, तो मैं खुद का पर्सनल बिलीफ ये है कि मैंने तो अपने आप पे भरोसा रखा ही नहीं था कि मैं मेंस भी दे रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो इस वजह से मेरी तैयारी तो पहले प्रीलिम्स फोकस्ड ही रही। हाँ, कॉन्सेप्ट तो मेरे अच्छे थे ही हमेशा से, ये नहीं था कि मैं मेंस के लिए कॉन्सेप्ट अपने फोकस कर रहा हूँ, बस मैं अपने प्रीलिम्स के लिए ही फोकस कर रहा था कि प्रीलिम्स निकल जाए तो मेंस तो देखा जाएगा, फिर एक स्टेज के साथ चलेंगे। लेकिन
ऑब्वियसली मेरे पास, मैंने इतने सारे अटेम्प्ट दिए, सबके पास इतना प्रिविलेज नहीं होता कि 3 साल 4 साल लगा पाएँ। वो मेरी फैमिली सपोर्ट करती थी, मेरे लोग सपोर्ट करते थे, मैं खुद को सपोर्ट करता था, मेंटली स्ट्रांग रहा। तो उसको अगर आपको शॉर्ट करना है तो उस कमी को मैं दोबारा अगर मुझे मौका मिलेगा तो नहीं दोहराऊंगा। वो है कि अगर आप मेंस की तैयारी सबसे पहले कर लें, क्योंकि मेंस में प्रीलिम्स इंक्लूडेड होता है। तो आपने अगर कॉन्सेप्ट पे, अगर आपने बेरेट के एक एक चीज़ पे अगर ध्यान दे लिया तो हो जाएगा। और अब क्या है ना, पैटर्न फीचर्स चेंज हो गया है। पैटर्न चेंज होने की वजह से क्या हुआ है कि मेंस में आप ये नहीं कह सकते ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, वो पूरे बेरेक्ट में कहीं से भी आ सकता है। अगर मैं बोलूंगा कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है या 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सर ये तो नहीं कह सकते कि एक छोटे से टॉपिक से कोई भी, अगर मैं बोलूं सेक्शन 23 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि प्रेजुडिस की बात करता है, तो वो तो नहीं आएगा 10 मार्क्स में। लेकिन अब क्या करते हैं, वो एक क्वेश्चन को 3 जगह पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो उसमें वो तीसरा पार्ट सेक्शन 23 भी हो सकता है। अब आप कहोगे सर ये तो मेंस में नहीं आने वाला था लेकिन आ गया, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ प्रीलिम्स कवर टू कवर रह गया है, अब मेंस भी कवर टू कवर हो गया है। और स्पेशली दोज टॉपिक्स जो कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट उनको डिस्कस कर रहे हैं अपने जजमेंट्स में, तो वो तो रिमोट वैसे भी नहीं है। तो जब वो अगर आपने कर लिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि ऑर्डर 41 रूल 23 एंड 23A रिमांड की बात करते हैं, है ना, तो वो रिमोट है मेंस के लिए, लेकिन उसके ऊपर केसेस आए हुए थे। या फिर मैं बात करूं अनसाउंड पर्सन इन सीआरपीसी, उनका कैसे प्रोसीजर होता है डील करने का, वो रिमोट है। लेकिन इस बार एमपी मेंस में दोनों आए हुए थे, मेरे पास जजमेंट भी थे उसके, क्यों, क्योंकि मैंने प्रिपेयर किए हुए थे। और जो बच्चे दूसरे हैं, हो सकता है जिनका ना सिलेक्शन हुआ हो, वो ये सोच रहे होंगे सर ये तो रिमोट था। तो आपको अगर स्ट्रेटेजी की शुरुआत से रखनी है, सबसे पहले मेंस की रखनी है। अब थोड़ा सा चेंज ये है कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें, प्लस आप अपने जजमेंट। फिर आप सर कह रहे थे कि आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे फिर आगे रिवाइज कैसे करते थे, चीज़ें कैसे करते थे। सर वो तो ये था कि 10-12 बार रिवीजन हो गया, फिर मैंने बहुत छोटे छोटे नोट्स बना लिए। मेरी एक कॉपी में सारे 10 से 15 सब्जेक्ट जो मेन है वो सारे एक कॉपी में ही थे। तो जब भी मैं कहीं भी मेंस देने जाता था, क्योंकि दूर दूर जाना पड़ता है अलग अलग स्टेट में, तो मैं उस कॉपी को ले जाता था, उससे मेरा रिवीजन हो जाता था। और मेरा कहीं ना कहीं फोटोजेनिक इमेज जो मेरे पुराने बड़े बड़े नोट्स हैं उनकी नहीं है, वो जो अब नोट्स बने हुए हैं उनकी है। तो उससे क्या है कि जैसे ही मेरे सामने क्वेश्चन आएगा, वो पेज खुलेगा, वो फोटोजेनिक इमेज खुलेगी एंड आई विल रिकॉल इट, और वहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो ये मेरा कहीं ना कहीं प्रिपरेशन का तरीका रहा। बस थोड़ा सा मैं आपको चेंज करना चाहूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, वो आपके पास प्रिविलेज नहीं हो सकता। तो आई वुड रिकमेंड कि आप मेंस पे पहले ध्यान दें, फिर प्री के लिए आपको मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं, तो वो जैसे ही आपका अनाउंस होगा उससे पहले आप वो 2-3 महीने में या महीने भर में आप उसको रिगरसली कर लें, मेंस को उसके टाइम के लिए होल्ड पे डाल दें। तो ये सही रहेगा प्रिपरेशन का तरीका। सो इनफैक्ट आई वुड से जो सबसे बड़ा टेक अवे यहाँ पे है कि अगर आप प्रिपरेशन अपनी कॉम्प्रिहेंसिव कर भी रहे हो, इवेंचुअली आपको अपने समराइज नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप उसको समराइज नहीं करोगे तो बार बार आप उस लूप में फंस जाओगे जहाँ पे आप कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स को ही गो थ्रू कर रहे हैं। तो आपका एक तरह से रिविजन पीरियड छोटा होना चाहिए, दैट शुड बी योर पर्पस। थर्ड थिंग, अगर हम देखते हैं लास्ट स्टेज, दैट इज द इंटरव्यू स्टेज, व्हाट वुड यू से कि इंटरव्यू स्टेज के लिए प्रेपरेशन सिर्फ जब मेंस क्लियर हो जाता है तब करनी चाहिए, या आपको शुरुआत से ही थोड़ा अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है? और आपने खुद क्योंकि कई इंटरव्यूज़ फेस कर रहे हैं, क्या आपको लगा वो डिफरेंस जो आपने इनिशियल टाइम पे था और जो अब आपको मिलता है अपने अंदर? सर इसमें तो एकदम क्लैरिटी है कि प्री मेंस की तैयारी होती है, वही हम करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी नहीं होती है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि पहले इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, फिर मेंस की, फिर प्री की, वो तो एक गिमिक है। लेकिन सच तो ये है कि इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती है। इंटरव्यू की तैयारी आपकी बचपन से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे कि आप कैसे इंसान हैं, कैसे आप सोसाइटी को देखते हो। आपने जब जज बनने का सपना देखा था तो आपने किस वजह से देखा था, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। अगर आपका रीज़न ये है कि भाई मुझे एक ओहदा चाहिए, पावर चाहिए, वहाँ पर मुझे लोग पूछेंगे, बातें करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर वो इंटरव्यू को इफेक्टिव बनाने की, या फिर फाइनली अगर आप जज बन भी जाते हैं किसी भी कारणों से, तो वहाँ पे उस पोस्ट को भी जस्टिफाई कर पाओगे। तो आपके पीछे एक बेसिक रीज़न होना चाहिए, वही, क्योंकि देखो सर 2 चीज़ें होती हैं, एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन। अगर मोटिवेशन की बात करें तो वो सर्टेन टाइम के लिए रहेगी, वो आएगी। जैसे प्रीलिम्स और मेंस में क्या होता है कि प्रीलिम्स के लिए बहुत मोटिवेट होना पड़ता है, जैसे प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो मेंस के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। क्यों? आपके अंदर खुद ही खुशी है कि भाई मेरा प्रीलिम्स निकल गया, मैं अलग ही बहुत सारी भीड़ से अलग हो गया हूँ, तो उसके लिए नहीं चाहिए। लेकिन जब इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो वो जो पूरा प्रोसेस है जो मैंने इतने लंबे टाइम का निकाला है, तो मैं इंस्पायर्ड सिर्फ एक चीज़ से था कि मैंने शुरुआत क्यों की थी। आई वुड ऑलवेज रिकॉल कि वाई डिड आई स्टार्ट, क्या रीज़न था, क्या मैं अपने पेरेंट्स को कुछ देना चाहता था, अपने लिए कुछ बदलना चाहता था, या फिर, और मेरा कहीं ना कहीं एक रीज़न था कि सर मुझे अपनी जनरेशन्स बदलनी थी, क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स देखने का देखनी पड़ी, और उसकी वजह से
जो लिटिगेशन की तरफ ना जाना या फिर कुछ और भी ना करना इस कंपटीशन में, क्योंकि वो बहुत हार्ड तो है ही। कोई भी गारंटी नहीं है आप बन पाओगे या नहीं बन पाओगे, लेकिन मेरे लिए ये था कि जिस दिन बन गया वो चीज़ें बदल सकती हैं, और ये एक लाइफ एक है। अगर लाइफ एक है तो मुझे मौका ये एक रिस्क लेना चाहिए, और उस रिस्क ने आज मुझे फाइनली रिवार्ड दिया है। तो उस इंटरव्यू के लिए आपके पास पहली बात तो रीज़न होना चाहिए। दूसरा, ऑब्वियसली इंटरव्यू पे ध्यान जब ही जाता है क्योंकि आपको बिलीव होता है कि मीन्स निकल गया है, उसके बाद करना होता है। बट कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो आप हमेशा अपने साथ लेके चलोगे। लोगों के साथ आपका कैसा बिहेवियर रहता है, जिसे बोलते हैं कहीं ना कहीं एक वर्ड में कंपैशनेट होना पड़ेगा। साथ में आप किस तरीके से उस पोस्ट को देखते हो, क्या आप उसे ऑनेस्टी से देखते हो, क्या आपके अंदर एक लोगों को बदलने के लिए सोसाइटी जो बोलते हैं ना, इंटरव्यू में एक आंसर देते हैं कि आई वांट टू चेंज द सोसाइटी, वो एक्चुअली में मीन करना होगा कि हाँ अगर मैं वहाँ पहुँचूंगा तो कितने लोगों की लाइफ चेंज करूँगा, मेरे पास एक पावर होगी। और लिटरली इसको पोस्ट को DM SDM से ऊपर भी मानते हैं कुछ लोग, क्योंकि वहाँ पे जज भगवान होता है, और जब भगवान है तो आपके पास या तो उनके पास चेंज करने की पावर है या फिर आपके पास है। क्योंकि ट्रायल कोर्ट ऐसी चीज़ होती है जिसका डिसीजन सिर्फ जो आपने रिकॉर्ड किया है उसके बेसिस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बदलेंगे, लेकिन जो रिकॉर्ड करेगा वो आप करोगे। जो चीज़ें आप बेसिक्स देखोगे वो आप देखोगे, बिकॉज द ट्रायल विल हैपन इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट बिफोर द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें अगर आपने वो चीज़ अपने अंदर इनकलकेट की हुई है, आप किस तरीके से बातें करते हैं, कितनी ऑनेस्टी से आपने अपनी प्रिपरेशन की हुई है, तो मुझे नहीं लगता आपको वहाँ डर लगेगा। दूसरी बात, प्रिपरेशन के लिए आपको मॉक इंटरव्यूज़ देने होंगे। मॉक इंटरव्यूज़ से आपको ये क्लियरिटी होती है कि मेरा अंदर एंग्जाइटी या फियर अगर है उस स्टेज पे जाके, तो उसको मैं कैसे डील कर सकता हूँ। तो मैंने भी बहुत मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, और खुद के साथ भी मैं जब शीशा सामने होता था मैं बोल के देखता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर आपको अपनी आंखों में ही लगता है। अगर आपने खुद को देखा हुआ है और आप बोल रहे हो तो जितना भी लड़खड़ाओगे आप लड़खड़ा लोगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपके साथ लड़खड़ाने की बात आएगी, आप सही ही करोगे। और साथ में अगर आपके कुछ फैमिली में लोग हैं, जो कि मेरी वाइफ भी है या फिर मेरे पेरेंट्स भी थे, तो मैं उनको इंटरव्यूज़ दिया करता था रोज़ शाम को। मेरे भैया वो मुझे कॉल करते थे, वो मुझसे सवाल पूछते थे भी, ही इज़ नॉट फ्रॉम अ लॉ बैकग्राउंड पर स्टिल वो भी करते थे। साथ में मेरी वाइफ वो लॉ बैकग्राउंड से है, तो वो मेरे से सवाल पूछा करती थी। तो लेकिन कुछ दिन मैं उनके साथ इजी हो जाता हूँ, तो फिर वो इंटरव्यू का इतना इम्पैक्ट नहीं रहता था। फिर मैं 2-3 लोगों को जो कि मुझे हेल्प कर सकते हैं, मैंने उनसे पूछा। मेरे कुछ सीनियर्स थे जो अभी भी जजेस हैं, वो मुझे नॉर्मल, क्योंकि वीडियो कॉल पे तो नहीं आ सकते, वो उनके टाइम नहीं होता था, लेकिन नॉर्मल कॉल पे कभी भी रैंडमली जैसी बात हो रही है, और सर कैसे हो, चलो इंटरव्यू दो, ऐसे बात होती थी। ये मुझे इतना सपोर्ट मिला इस प्रिपरेशन में, तो इन चीज़ों ने मुझे बदलाव दिया। और फाइनली जब मैंने लास्ट इंटरव्यू जो दिया MP का, उसमें आई वॉज रियली काम एंड कंपोज्ड। और इसमें काम एंड कंपोजन का एक और मटेरियल चीज़ है जो कि मुझे चेंज कर रही थी, वो थी कि मैं मेडिटेशन बहुत करता था। क्योंकि लंबी प्रिपरेशन है, लंबी प्रिपरेशन में आप किस तरीके से मेंटली उसको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, क्योंकि प्री नहीं निकलना फिर भी मैनेज कर लोगे, मेंस नहीं निकलना फिर भी मैनेज कर लोगे कि आपके पास इंप्रूवमेंट का स्कोप है। लेकिन इंटरव्यू में जब आप इतना अच्छा करके आए हो, आप बिलीव करते हो कि हो जाएगा, और फिर जब फाइनल लिस्ट आती है उसमें नाम नहीं आता, तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन के लिए मैं एकदम ग्लूमी और एकदम जैसे ऐसे मातम सा छा जाता था मेरे अंदर, खुद के अंदर, फैमिली के अंदर। लेकिन उससे निकलना, तो जिसके लिए मुझे बहुत हेल्प हुई मेडिटेशन के थ्रू, जो कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। आपको ज़रूरत ऐसे नहीं है, अगर करना चाहो तो अच्छा है। आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ था, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। अलग अलग कोर्सेज़ में कभी भी कर लेता था, तो उससे मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग रहा। और फाइनली जब इंटरव्यू में आते हैं, इंटरव्यू में लोग कहते हैं कि नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, बट मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज नहीं होगी तो आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। और कॉन्फिडेंस और आपका जो काम एंड कंपोजर है वो आपकी नॉलेज से ही आएगा। 10 में से अगर 1 जवाब दोगे तो ऑब्वियसली आप परेशान होगे, लेकिन 10 में से 5 दे दोगे क्योंकि आपको कुछ आता है, तो आप काम एंड कंपोज फील करोगे। ज़रूरी नहीं कि 10 में से 10 का जवाब देना है, कोई लड़ाई नहीं है। वो हमेशा चाहते हैं कि आप अच्छे से जवाब दें, कोई उन्हें पागल ना बनाए और कोशिश भी ना करें, क्योंकि वो 30 से 40 साल से आपके विटनेसेस को देखते हुए आ रहे हैं। उनके हाव भाव, डिमीनर से पहचान लेते हैं कि झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो। और हम तो अभी बच्चे ही हैं, तो अगर हम उनको ब्लफ करने की कोशिश करेंगे तो उनको वो चीज़ एकदम पसंद नहीं आती और आपके नंबर एकदम कम हो जाएंगे। तो बी ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट, कि आपको जो आता है वो आता है,
उनको वो कुछ बता रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट करो, और लगता है कि सर इसमें मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत है, और ऑब्वियसली वो भी अभी स्टूडेंट ही हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लोग भी स्टूडेंट ही हैं, वो जजेस जो हैं, और हम तो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस तरीके का एटीट्यूड रखेंगे कि मैं अभी लर्न करने आया हूँ, सीखने आया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो ये प्रोसेस आपका टाइम टू टाइम चलता रहेगा। आप किस तरीके से अपने लोगों से बिहेव करते हो, कैसे रहते हो सुबह से शाम तक, डिसिप्लिन परसिस्टेंट रहते हो और अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव करते हो, तो उससे इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी हो जाती है। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही, लॉ स्टूडेंट इज ऑलवेज अ लॉ स्टूडेंट। वन थिंग आई वांट टू नो, बिकॉज यू हैव अ लॉन्ग जर्नी ऑफ प्रिपरेशन, व्हाट इज वन थिंग यू वुड वांट टू चेंज इफ यू वुड गो बैक टू द टाइम व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन? और क्या वो ऐसी चीज़ है जो आप अपने अंदर चेंज करना चाहोगे, जिससे आपको लगता है कि आपका जो सिलेक्शन था काफ़ी समय पहले हो जाना चाहिए था? वो एक ऐसी क्या चीज़ होगी? सर फर्स्टली मैं कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूँगा अगर मैं बताऊँ, लेकिन फिर भी लोगों को पूछ जानना है, क्योंकि उनको तो वो तो चेंज कर सकते हैं ना। तो मैं अगर अपनी प्रीवियस टाइम में जाऊँगा तो मैं एकदम कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इस टाइम को जीते हुए ही बहुत कुछ सीखा है, और वो सीखने की जो पावर है, जिसका इम्पैक्ट है मेरे ऊपर आज की डेट में, अगर मैं आज बोल भी पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छा स्पीकर एकदम नहीं था, मुझे स्टेज फियर बहुत हुआ करता था, आज मैं यूं ही इंटरव्यू दे देता हूँ, जैसे सर के सामने बोल भी पा रहा हूँ। साथ में अगर मैं मेंस की बात करूँ, मैं अगर 2015 में या 16 में अपने आप को देखूंगा तो मैं बिलीव नहीं करूंगा कि ये वही पराग है, ये 10 साल बाद होगा, तो आई कुड नॉट बिलीव इट। तो वहाँ पे मेरा प्रिपरेशन का जो फेज़ है वो सही पेस पे चला, मैं कुछ ऐसा स्पेशल नहीं कर सकता था, मैंने अपना 100% दिया, आई वॉज ब्रूटली ऑनेस्ट, और जो मुझे लगता है कि पेस होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं किसी से कंपेयर नहीं करूँगा, मेरी लाइफ खुद की है, मेरा खुद का अपना बैकग्राउंड है, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा था, कब पढ़ रहा था। हाँ, कुछ अब लंबी जर्नी है तो कुछ गलतियां करी होंगी, जैसे कई बार डिस्टर्बेंस आ जाता था, 10 दिन के लिए पढ़ाई गड़बड़ हो गई, इतना अच्छे से नहीं हो रही, लेकिन मैं फिर से उठ जाता था। बीच में कुछ ऐसे फेज़ आए जहाँ पे कि मेरे राजस्थान और दिल्ली और हरियाणा का मेंस नहीं निकला, तो मेरा 1 महीने के लिए वो एकदम रफ पैच चला गया, लेकिन फिर से मैं उठा, फिर से मैंने कुछ और नया करने की कोशिश की, लेकिन वो ही है जो मेरी जर्नी को एक ब्यूटीफुल बनाता है। तो अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैं शुरुआत में जाके पहले दूसरे अटेम्प्ट में ये कर लेता और निकल जाता, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी वैल्यू भी कर पाता उस पोस्ट की। और जो मैं आज हूँ, क्योंकि जज बनना एक अपनी अलग जगह है, लेकिन लाइफ को अपना बेस्ट तरीके से जीना, उसमें कुछ जो आपके एक्सपीरियंसेस है उसको लेके जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी मैं अगर कहूँ कि एक चीज़ जो मुझे ध्यान देना चाहिए, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जो मैं बहुत अच्छे से डील किया। मेंस एग्जामिनेशन में कई बार मैं आलस दिखा देता था अपने आंसर राइटिंग करने में, वो अगर आप नहीं दिखाओगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेंस ही है जो 85% कॉन्स्टिट्यूट करता है आपके फाइनल लिस्ट में मार्क्स को। इंटरव्यू में ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं, एक्सेप्ट कि आप बिल्कुल ही ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो, या आपने झूठ बोल दिया है। अगर नॉर्मल रहोगे तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर नंबर मिलेंगे जितने आप दूसरे कैंडिडेट को मिल रहे हैं, लेकिन मेंस में आप एज ले सकते हो, स्पेशली उन 2 सब्जेक्ट्स में जहाँ पे कि हम बात करें लैंग्वेज, जहाँ पे हम बात करें जीके की। वो लोग सोचते हैं कि लास्ट में कर लेंगे, हो जाएगा। एसेस की बात करूं तो वो हो जाएगा, तो प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि वही है जो एज दिलाएंगे। वो लगता है कि वो कर लेंगे, क्योंकि लॉ तो हम पढ़ते रहते हैं, लॉ में बहुत मज़ा आता है, उसको हम 100% दे के चल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि इस लॉ से ही हो जाएगा। लॉ से होता नहीं है सर। लॉ में आप कितना 10% एक्स्ट्रा मार्क्स ले आओगे ज़्यादा अच्छा लिखोगे तो, लेकिन जो असली मार्क्स हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, दिल्ली का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। दिल्ली में जब मेरा लास्ट सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरे 3 मार्क्स से मेरी इंटरव्यू कॉल रह गई थी, तो वहाँ पर जो मेन डिफरेंस था मेरे दोस्त में और जो उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, वो मेरे 40 मार्क्स का डिफरेंस था जीके के पेपर में। मेरे 162 थे, उसके 202 थे। अब आप देख लो कितना डिफरेंस है, मतलब रैंक की रैंक चेंज हो जाएंगी सर। तो ये जो एग्जाम्स हैं या फिर ये जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने फोकस कर लिया, और अभी से ही लेके चलना पड़ेगा सर, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, जो मैं बाद में चेंज लाया था अपने अंदर। आपको एसेज के पॉइंटर्स लिखने पड़ेंगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। टुडे आई एम प्रो इन एसेज। क्यों? क्योंकि कोई भी टॉपिक दे दो, मैं जानता हूं उसके बारे में, और मेरे पास आता है पैटर्न कैसे लिखा जाता है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते एक बुक लेके इतने सारे मैंने सर 50 ऐसे प्रिपेयर कर लिए हैं, वो आ जाएंगे। आज तक कोई भी ऐसे जो मैंने 100-150 ऐसे लिखे हुए हैं अपनी कॉपी में, आया ही नहीं सर, एग्जाम में नहीं आया। वो नए टॉपिक ही आते हैं, या फिर उसके कुछ छोटे छोटे नुआंसेस आ जाएंगे। बट अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि कैसे लिखना है, उसके बारे में कितना सोच सकते हो, वो एक सर्टेन टाइम में प्रिपेयर ही किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप ये कह सकते हो कि 1 महीने में कर लूंगा, 2 महीने में कर लूंगा, इन पैसेज को पढ़ के चला जाऊंगा। लोग दुखी होते थे निकल के आके, सर हमारे पढ़े हुए ऐसेज नहीं आए। अरे भाई, वो नहीं आएंगे। मैं तो खुश होता था कि नहीं आए पढ़े हुए, कम से कम मैं अपनी नॉलेज को वहाँ शो तो कर पाऊंगा, दूसरे से कम्पीट तो कर पाऊंगा। पढ़े लिखे आगे तो वो पक्का रट के लिख के आएगा। तो इसीलिए अगर आप उन सब्जेक्ट पे फोकस करोगे कि कैसे कैसे
चीज़ें चेंज होती हैं जो कि मैंने अपने आप में चेंज किया, पर बहुत धीरे था कहीं ना कहीं, ये कह सकता हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा लेट सेलेक्ट हुआ हूँ, अगर ऐसा बोल रहे हैं। मैं तो नहीं मानता लेट सेलेक्ट हुआ है ठीक है। तो उसमें आपको जो स्पेशल सब्जेक्ट है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। लॉ में आंसर राइटिंग करो, बहुत करो। जजमेंट राइटिंग में बहुत आंसर राइटिंग करो, मतलब इतने जजमेंट लिख दो कि आंख बंद करके, क्योंकि वही करना है आपको जज बन के भी, तो इतना मजा आने लगे कि आपको वो पोस्ट पे पहुंच के भी ऐसा लगे कि कोई बात नहीं, ये तो मैं ऐसे ही कर रहा था। तो मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें जो हैं, जो मेंस पे फोकस करना चाहिए, जो कि नहीं करते हैं लोग, डरते हैं आंसर लिखने से। और एक लास्ट चीज़, जज मत करो अपने आप को। लगता है कि दूसरे को आंसर दिखाऊंगा तो वो क्या बोलेगा कि मैंने ये क्या लिख दिया, इतनी गंदी मेरी ग्रामर है, ये है। अरे भाई, इंप्रूव जब भी करोगे जब आप लिखोगे। तो आप स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो, और खुद को तो एटलीस्ट जज मत करो, क्योंकि मैं अपना जब पहला आंसर देखूंगा या फिर आज का आंसर देखूंगा तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। लेकिन जब मैंने वो पहला आंसर लिखा होगा, उसी वजह से मैं आज वाला आंसर लिख पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा चेंज है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बट मेरी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है चलो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस पराग। थैंक यू सो मच।